जय श्री कृष्णा। हिंदी कहानी। बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली रिया ने जब सासू माँ की डिग्रियां और ओहदा देखा तो देख करके होश उड़ गए। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही है। आज रिया की शादी है। रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रिया के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद रिया आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। रिया आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की तो जरूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर हद से ज्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि वह नौकरी क्या करती है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं लगता है। रिया का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। कई बार तो रिया के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को बुरा भी लग जाता था, लेकिन रिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया की शादी पास के ही शहर कानपुर में हुई है। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई हैं। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। शादी हो जाने के बाद रिया अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी रिया का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था, अकड़ू और घमंडी। वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपने सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी, घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ। रिया को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ। आज रिया की रसोई की रस्म है। रसोई की रस्म करने के लिए वह रसोई में गई। उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो देवयानी जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदार के सामने ही रिया ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे, ना ही घर के किसी और काम धाम की मुझसे उम्मीद करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर के रसोई में रोटियां बनाती हैं। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। देवयानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती हैं। उनको लगता है कि बहू सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी है और मेरी बहू को ही भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप करने का इशारा करती हैं। रिया अपनी सास का इशारा देखकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। रिया की बातें सुन करके बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई सब उसका मुंह ताकते रह गए कि देवयानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवयानी जी को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू रिया के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों में बहू की ही जरूरत होती है। दूसरे दिन देवयानी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए सगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। रिया अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को सुना ही नहीं। गाना सुनते सुनते वह अपने गर्दन को भी हिला रही थी। देवयानी जी को लगा शायद बहू ने उनकी बात को सुनकर के हाँ कर दिया है। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ है। सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। आज पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। बाद में मुहूर्त दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी शगुन के लिफाफे लेकर के
अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको ये लिफाफे देकर के पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर के रिया सभी के सामने देवयानी जी पर भड़कते हुए कहती है, आपने क्या समझ रखा है? मैं इतने सारे लोगों के पैर छूंगी, वह भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने जमाने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ, और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं मैं इन सब लोगों के पैर छूंगी, वह भी झुक झुक कर? मुझसे ये सब नहीं होगा। आज फिर से रिया ने सबके सामने देवयानी जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देवयानी जी कैसी बहू लेकर आई हैं। वह तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। अभी ये हॉल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। ये तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है, और जब देखो तब देवयानी जी को नीचा दिखा रही है, और तो और अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे देवयानी का। ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर के आई हैं अपनी बहू, और आंगन में बैठे सभी लोगों की बातें देवयानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें ये रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। रिया चिल्लाती हुई कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठ करके लीड लगाकर गाना सुन रही थी। देवयानी जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ देवयानी जी का बेटा ऋषभ भी अपने माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इस रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे ऋषभ के समझाने पर रिया शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद रिया देवयानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर मैं नहीं छूने वाली। मैंने आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुपाकर मेरी कमर ही तोड़ डाली है। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चला ली है, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, तो इन रस्मों को मानोगी ही, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। देवयानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती हैं कि बहू ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज रस्मों को मानना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह जिंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। देवयानी जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बात को काटते हुए रिया कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगी हैं। इतना कहकर पैर पटकते हुए रिया अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी देवयानी जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन रिया अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। देवयानी जी अपने रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती हैं। तभी हड़बड़ाती हुई घर के अंदर रिया आ जाती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल को छीनती हुई कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें
पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, अगर पढ़ी लिखी भी होंगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश में तो तुम्हें आता ही नहीं होगा कुछ। बहू की बातें देवयानी जी के दिल को चीर रही थीं। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वह अनपढ़ गंवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी, वह भी नौकरी, वह भी अपनी बात खाने वाली ही होती है। कि बहू रिया अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर देवयानी जी कहते कहते रुक गईं। एक दिन रिया के मामा का फोन उसके पास आता है और वह कहते हैं कि वह कानपुर शहर में ही आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। रिया अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वह घर पर ना मिल करके किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलने में शर्म आ रही थी, इसीलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट में बुलाती है और उधर ही ऋषभ को लेकर पहुंच गई। बातों बातों में मामा रिया को बताते हैं कि इस शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले ही वह कानपुर आए थे। उस समय पर इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उसका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी वह। रिया अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और उसे लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह मामा से कहती है, मामा क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ रिया, मैं उनसे मिला था और वह वाकया मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर में हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरे कार के पास आ गए और कांच को नीचे करने के लिए कहा। जैसे ही मैं कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रख कर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान हैं वह मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे सब कुछ उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह मेरा फोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत तेज चोट लग गई। बहुत सारा खून भी निकल गया था। मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जब होश में आया तो देखा आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरा हाथ मेरी जेब में गया, मैंने देखा फोन तो मेरे पास ही है। फटाक से मैंने पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय देवयानी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभाव रह गया, क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने चोरों की गाड़ी पर एक फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन देवयानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सामान वापस से दिलवा दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने देवयानी जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। आज इस वाकये को 15 साल बीत गए हैं रिया, लेकिन जब भी शहर कानपुर में आता हूँ वह वाकया ताजा हो जाता है और बार बार मेरा मन देवयानी जैसे मिलने का करता है। रिया उत्सुकता से पूछती है, मामा क्या आप बाद में उनसे मिले? हाँ रिया, ठीक होने के 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी ही वजह से मैं बच गया। आपने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचाया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचकर पता चला कि सब इंस्पेक्टर देवयानी ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस चला गया। रिया अपने मामा की बातों को सुनकर के अचंभित हो रही थी और उसका मन भी देवयानी जी से मिलने का मन कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि
कि उसकी सास का नाम भी देवयानी है। कहीं उसकी सास वही देवयानी तो नहीं है। लेकिन फिर वह सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ गंवार है। वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती हैं? वह तो पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती हैं। अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो पलट का जवाब भी नहीं देती हैं। जबकि मामा तो कह रहे हैं कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती हैं। तो ये देवयानी नहीं हो सकती। ये मेरे मन का भ्रम है। और क्या दुनिया में एक ही देवयानी है? बहुत सारी देवयानी है। थोड़ी देर में ऋषभ भी वापस आ गया और कहता है, सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई। ऑफिस से जरूरी कॉल आ गई थी, इसलिए आप लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते हैं। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसीलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही होगा। ऋषभ मामा जी से बहुत आग्रह करता है। हालांकि रिया का बिल्कुल भी मन नहीं है कि ऋषभ मामा जी को अपने घर ले जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलना जलना जुलना पसंद था। वह अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। ऋषभ के कहने पर रिया अपने मामा जी को अपने ससुराल ले आई। मामा जी हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। रिया अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, जरा चाय बनाकर ले आओ। साथ में पकौड़े भी बना लाना, खाली चाय लेकर मत आना। देवयानी जी चाय और पकौड़े बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती हैं, उनको देख करके मामा जी खड़े हो गए और जा करके उनके पैर छूने लगे। अरे देवयानी जी, आप, मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी रिया की सास हैं। मुझे पता ही नहीं था। रिया, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान है। रिया का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला रह गया। मामा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है। वह साधारण सी गृहिणी है, घर के सारे काम धाम करती हैं और आपको उनको देखकर लगता है कि वह सब इंस्पेक्टर होंगी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वह देवयानी नहीं है, कोई और देवयानी होंगी। नहीं नहीं रिया, ये वही देवयानी जी हैं, सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान। मुझे उनका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। देवयानी जी चाय और पकौड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती हैं, जी, मैं ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान हूँ। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान सुनकर के रिया के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी सास सब इंस्पेक्टर थी, जिसको वह पिछले 4 महीना से अनपढ़ गंवार समझ रही थी। वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ गंवार कर अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वह भी नौकरी करती थी। तभी रिया के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती ना कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। मुझे उधर क्यों नहीं मिली और आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब तो रिया की धड़कनें तेज हो रही थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दिया था। देवयानी जी कहती हैं कि तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बेटे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी।
जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर पर रहना बहुत जरूरी था। जब मेरे पति थे तो वह घर की सारी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छी तरह संभाल लेते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति का घर संभालने में पूरा पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सामने सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख जाती थी, बच्चों की टिफिन तैयार करती थी। शाम को जब ड्यूटी से आती थी तो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति या सास से शिकायत नहीं की। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ये सब कुछ नहीं संभाला जा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते हैं, उसी से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। देवयानी जी की बात सुनकर के रिया उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुमने सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताती। आज रिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो इतनी बहादुर और निर्भीक सब इंस्पेक्टर रही हैं। और सब इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को और बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला है, यह तो काबिले तारीफ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया है। रिया अपने सासू माँ से माफ़ी मांगती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता था कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, देवयानी जी ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार दिया है, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसने सब सोच लिया है कि आप आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़ कर बैठ जाएं। रिया की आंखों में आंसू देखकर देवयानी जी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, हर किसी के जिंदगी के अपने संघर्ष हैं। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है। देवयानी जी की बात सुनकर के रिया अपनी सासू माँ से माफी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा करती है कि अब वह किसी को कम नहीं आंकेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर देखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।